हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम पिछला क्लास में पढ़ाए हैं कि भारतीय भू आकृतिक प्रदेश, उसी में हम बताए थे भारत को कुल 6 भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तर था, उत्तर पूर्वी हिमालय था, दूसरे नंबर पर था उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर था, उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में पूरा अच्छा से हम बता चुके हैं। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं आप जाकर के पिछला क्लास देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उसके बाद मरुस्थल पढ़ेंगे, उसके बाद पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, भारत का द्वीपीय पठार पढ़ेंगे, उसके बाद तटीय क्षेत्र, उसके बाद द्वीप पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे क्लास करके हम निश्चित रूप से आपका पूरा ज्योग्राफी करवाएंगे। अब देखिए आगे, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो आप पिछला क्लास देख सकती हैं। जैसे देखिए उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है यह मुख्य रूप से 3 नदी हैं जिसके सहायक नदियों द्वारा निर्माण हुआ है। जैसे देखिए इसमें आता है, इसका निर्माण जो है सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदी जो है मुख्य रूप से इसी के द्वारा उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ है। कि अगर हम देखा जाए तो भारत का उत्तरी मैदान को जो है गंगा व ब्रह्मपुत्र, देखिए उत्तरी भारत के जो मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य रीजन है कि सिंधु नदी जो है, जैसे कि ये भारत है, जैसे देखिए ये भारत है, तो हम बताए हैं कि सिंधु नदी जो इस तरह आ करके ये पाकिस्तान में होकर के बहा जाता है, वही यानी इतना आगे नहीं, इस तरह करके बहा जाता है। अब देखिए पाकिस्तान में जो बहा जाता है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है यानी इधर चला, इस साइड में चला जाता है, यानी पंजाब क्षेत्र, पंजाब का कुछ भाग भारत के पास भी है, यहाँ जो पंजाब है कुछ भाग भारत के पास है, कुछ ही भाग भारत के पास, अधिकतर भाग पंजाब का कहाँ है, पाकिस्तान में। आपको पता होगा कि यह पंजाब जिस तरह यहाँ एक राज्य है और पाकिस्तान में भी इसी जगह पंजाब राज्य है, तो अधिकतर मैदान जो है तो पाकिस्तान यानी सिंधु नदी द्वारा जो निर्मित किया गया है, तो अधिकतर मैदान कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। और भारत के पास जो रहा है ये पूरा मैदान जो है गंगा नदी द्वारा निर्मित है, और ये मैदान जो है ये ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा निर्मित है। इसीलिए भारत का जो उत्तरी मैदान है उसको हम मुख्य रूप से गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए अब जो है इसका विस्तार जो है यानी पश्चिम में यानी सिंधु नदी से पूर्व में कहाँ तक फैला होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसका विस्तार जो है टोटल कुल मिलाकर के 3200 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अब देखिए इसका जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक है, लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहीं अधिक चौड़ा है तो कहीं कम चौड़ा है, लेकिन एवरेज माना जाए तो कितना, कम से कम कितना है, 150 किलोमीटर से लेकर के अधिकतम कितना तक हो सकता है, 300 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसका। यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, भारत में जो किसी का भी ऊंचाई अगर मापना होता है तो समुद्र के तल से ही, या गहराई भी मापना होता है तो समुद्र के तल से। भारत में जो समुद्र का तल का जो एक बिंदु माना गया है कि इसी जगह से हर जगह की ऊंचाई मानेंगे, तो वह चेन्नई से, कहाँ से माना गया है, चेन्नई से ही। भारत में किसी भी जगह का अगर ऊंचाई मापा है तो कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई के, वहीं के समुद्र तल से।
तो गंगा का मैदान का जो समुद्र के तल से ऊंचाई है 50 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक। कितना ऊंचाई है? 50 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, यानी ये तो आपको बेसिक जानकारी हो गया। देखिए, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान किन नदियों से मिलकर बना हुआ है? गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र का जो नदी है और इसके जो सहायक नदियां हैं उसी के से मिलकर बना है। अब देखिए, उत्तर भारत को भौगोलिक लक्षण के आधार पर बहुत से भागों में बांटा गया है। इन्हीं सबको मेन चीज़ जो पढ़ना है इसी को पढ़ना है। इसमें सबसे ऊपर में जो आता है भावर क्षेत्र आता है। भावर आएगा, उसके बाद तराई आएगा, तराई, बांगर, उसके बाद क्या आएगा? बांगर, उसके बाद खादर, उसके बाद डेल्टा। बांगर, खादर, डेल्टा। ये जो 5 भाग है इसको सही से पढ़ना है। जैसे देखिए, भावर क्षेत्र जो है, थोड़ा सा दूर में लिख देते हैं पहले। भावर क्षेत्र ये क्रम में ही है। हिमालय के शिवालिक से जब आप उतरते हैं तो सबसे पहले आपको कौन क्षेत्र मिलेगा? भावर क्षेत्र। उसके यानी उत्तर से दक्षिण की ओर अगर ये आपको दे दिया जाए कि क्रम में सजाइए तो किस प्रकार का सबसे पहले कौन क्षेत्र आएगा? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के बाद जो नीचे आएंगे तराई क्षेत्र आएगा। फिर तराई क्षेत्र के बाद जो नीचे आएंगे तो बांगर क्षेत्र आएगा। बांगर क्षेत्र के बाद आएगा खादर क्षेत्र, उसके बाद डेल्टा आएगा। अब देखते हैं आगे, एक एक करके पढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, इसमें भावर क्षेत्र किसको बोलते हैं? जब हम पढ़ाए थे कि सबसे पहले जो हिमालय आता, ट्रांस, बृहद, लघु, सबसे नीचे जो हिमालय पर पढ़ाए थे हम शिवालिक पढ़ाए थे। जैसे ही हम शिवालिक के नीचे आते हैं तो मेरा जो हिमालय क्षेत्र वह खत्म हो जाता है और हम मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। हम ये बता चुके हैं। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो हमको पहले क्या मिलेगा? भावर क्षेत्र। तो शिवालिक और हिमालय से जो नदी निकलती है बहुत फास्ट, जब भी कोई भी ऊंचाई से अगर नदी निकलेगा तो बहुत फास्ट से निकलेगा, यानी उसका जो चाल स्पीड रहेगा बहुत फास्ट रहेगा। तो वह अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर जो होता है बड़ा बड़ा आकर के कहाँ ला देता है? भावर क्षेत्र में। यानी भावर क्षेत्र किसको बोला जाता है? यानी हिमालय ठीक। अब देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा बड़े बड़े पत्थर कंकड़ लाकर जिस भाग में जमा करता है उस भाग को क्या बोलाते हैं? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र में जो नदियां आती हैं हिमालय द्वारा, इसमें अदृश्य हो जाता है। इसका मतलब जब बड़ा बड़ा पत्थर है तो पत्थर के नीचे से नदी निकल जाता है, तो उस जगह आप जाइएगा एकदम बिल्कुल आपको सूखा लगेगा, क्योंकि ऊपर में पत्थर है और पत्थर जब रहता है बड़ा बड़ा पत्थर गिरते हैं उसके बीच में स्थान रह जाता है, जिससे कि नदी यानी जल जो है, नदी का पानी जो है उसके अंदर से ही निकल जाता है। तो इसमें जो आकर के नदियां क्यों होते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। यानी नदियां अदृश्य नदियां क्या होता है इसमें? अदृश्य। भावर क्षेत्र में नदियां क्या होते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। भावर क्षेत्र जो है उपजाऊ की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है। उपजाऊ की दृष्टि से बिल्कुल जो ये नगण्य है, यानी उपजाऊ इसमें नहीं होता है, यानी अनुर्वर होता है। उपज नहीं होता है, या
इसमें क्या होता है, खेती नहीं होता है, इसमें जो है खेती नहीं होता है। ये भावर क्षेत्र के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ। भावर क्षेत्र किसको बोलेंगे, जो कि हिमालय के सबसे ऊपर जो कंकड़ पत्थर नदी द्वारा ला करके जो जमा कर जाता है, वो क्षेत्र जो होता है वो भावर क्षेत्र कहता है। भावर क्षेत्र जो है इसकी चौड़ाई लगभग जो है 8 से 10 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 8 से कहाँ है, कितना है, 10 किलोमीटर तक है। भावर क्षेत्र की जो चौड़ाई कितना है, 8 से 10 किलोमीटर। अब देखिए भावर क्षेत्र जो है इसका जो विस्तार है, विस्तार यानी सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी सिक्किम में पड़ता है, यहाँ तक लगभग इसका विस्तार है। किसका, भावर क्षेत्र का। अब भावर क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आएगा, तराई क्षेत्र। देखते हैं इसके आगे। भावर क्षेत्र के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। भावर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां अदृश्य हो जाता है। भावर क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र। अब देखिए भावर के नीचे यानी भावर क्षेत्र जो था उसके नीचे जो है वो तराई क्षेत्र है। भावर क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र बिल्कुल जो है यानी एकदम तराई क्षेत्र यानी भावर क्षेत्र के जो नीचे जो पड़ जाता है, ये उसमें भावर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में क्या होता है, यानी फिर से दिखने लगता है। भावर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो गया था, इसमें क्या होता है, फिर से ये दिखाई देने लगता है। तराई क्षेत्र मुख्य रूप से जो है यह दलदली क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, क्षेत्र। इसमें जो है पानी हरदम जमा रहता है। लेकिन आपको ये याद रहे, वो ये भी आपको क्वेश्चन, भावर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती है, किस क्षेत्र में फिर दिखाई देता है, ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तराई क्षेत्र में दिखाई देता है। अब देखिए ये इसकी जो चौड़ाई है लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से लेकर के लगभग 20 किलोमीटर जो है तराई क्षेत्र की लंबाई। तराई क्षेत्र उर्वरक धान या और कुछ यानी इसमें उपज जिसमें पानी की अधिक जरूरत पड़ता है वो फसल उगाई जा सकती है। तराई के बाद जो आता है वह कौन सा क्षेत्र आता है, बांगर। अब देखिए बांगर जो है पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, बांगर, यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा जो लाए गए मिट्टी होता है, और जब नदी द्वारा बहुत सब मिट्टी लाता है और जहाँ नदी का चाल यानी स्पीड कम हो जाता है तो वहाँ मिट्टी को रख देता है, तो वह जो मिट्टी होता है उसी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। नदियों द्वारा जो निर्मित होता है, जिस मिट्टी का निर्माण उसे जलोढ़ मिट्टी का है। पुराना जलोढ़ यानी बहुत दिन पहले यानी बहुत साल हो गया है और वह मिट्टी धीरे धीरे अनुर्वर हो गया है, तो उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, बांगर। बांगर मिट्टी जो है उर्वरक यानी कृषि की दृष्टि से जो है वह उतना अच्छा नहीं होता है, यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर जो है, अब देखिए बांगर मिट्टी को पुराने, ये तो बताया गया, रेह या कल्लर, यानी रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूड़ भूमि भी कहा जाता है, भूड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसको, यानी बांगर मिट्टी को। यानी बांगर मिट्टी कौन सी है, पुराने जलोढ़ मिट्टी। बांगर के बाद आता है खादर।
कौन सा आता है, खादर। देखिए खादर, खादर क्षेत्र जो है नए जलोढ़ मिट्टी, नए जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी क्या है, हम अब मिट्टी चैप्टर जब आएंगे तो उसमें हम अच्छा से पढ़ेंगे। अब देखिए खादर किसको बोला जाता है, नए जलोढ़ मिट्टी के, जहाँ हर साल जो है बाढ़ के द्वारा नया मिट्टी ऊपर यानी ऊपरी परत बढ़ जाता है नया मिट्टी का, उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, खादर मिट्टी। भारत का जो सबसे उपजाऊ भूमि है यानी यही खादर क्षेत्र है। खादर किसको बोला जाता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इस मिट्टी को जो है खादर को कांप मिट्टी के नाम से भी, कांप मिट्टी के खादर को जो है कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब खादर के बाद जो आता है वह डेल्टा क्षेत्र आता है। डेल्टा कौन क्षेत्र आता है, इसके बाद डेल्टा क्षेत्र। आप जो है एक एक करके नोट्स करते रहिएगा। अब देखिए लास्ट में जो आता है वह कौन आता है, डेल्टा क्षेत्र। अब देखिए ये जो है तो यानी खादर क्षेत्र का ही विस्तारित रूप है। किसका, खादर क्षेत्र का रूप। देखिए खादर क्षेत्र का ही क्या है, विस्तारित रूप। कौन सा है, डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र आपको पता है कि जब नदियाँ यानी समुद्र में प्रवेश करने वाली होती हैं तो नदियों का जो चाल यानी ढाल होता है बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण नदी का चाल बहुत धीरे धीरे हो जाता है। जब नदियाँ धीरे धीरे होता है तो अपने साथ जो भी कचरा अपने साथ में जो लेकर के आता है वह सब धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण वहाँ जो है बहुत सब यानी खादर मिट्टी जमा हो जाते हैं। यही जो खादर मिट्टी है इसी को क्या, जब जमा हो जाता है बहुत बड़ा क्षेत्र में जमा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम सब, डेल्टा क्षेत्र। ये भूमि भी अधिकतर दलदली होता है, समुद्र के किनारे होते हैं। भारत में दो डेल्टाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल। क्षेत्र कहाँ सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में। आपको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, वहाँ यही क्षेत्र जो डेल्टा बता रहे हैं, यहाँ से नदी से द्वारा जो भी कचरा ला करके वहाँ रख देता है वही डेल्टा क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए ये तो नदियाँ का भौतिक लक्षण के आधार पर विभाजित किया गया था। अब नदियों को कुछ यानी प्रादेशिक आधार पर भी जो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है पंजाब मैदान। पंजाब मैदान का जो निर्माण है वह सिंधु तथा उसके सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यानी पंजाब का जो मैदान है यानी पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र है वह किसके द्वारा निर्माण हुआ है, यानी सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा। अब देखिए पंजाब के क्षेत्र में जो है ना यानी भारत में जो पंजाब क्षेत्र आता है उसमें 2 गो द्वाब, एक बारी द्वाब और विस्त द्वाब। आपको पता होगा कि द्वाब किसे कहते, 2 नदियों के बीच में जो एक स्थान होता है, बीच का स्थान जो होता है उसी को द्वाब क्षेत्र बोला जाता है। जैसे कि यहाँ से कोई 2 नदी निकला है, ठीक इस तरह करके, तो ये नदियाँ फिर बाद में जाकर के कहीं मिल जाए, तो ये क्षेत्र जो बसता है 2 नदियाँ इस तरह जब निकल जाता है तो ये जो 2 नदियाँ हैं इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को द्वाब बोला जाता है। तो भारत में जो है 2 प्रकार का यानी भारत में जो पंजाब, हम बता दिए कि पंजाब का मैदान अधिकतर पाकिस्तान में चला गया। भारत में जो भी पंजाब का मैदान बचा है उसमें जो है 2 गो आता है, एक बारी द्वाब आता है, एक विस्त द्वाब आता है। बारी का कभी कभी पूछता है कि बारी द्वाब किन 2 नदियों से मिलकर बना है। अब देखिए ब से हो गया ब्यास और र से हो गया रावी। ये किन 2 नदियों से मिलकर बना है, ब्यास और रावी। अब देखिए
ये एक तो होता है कौन है, विस्त। विस्त मतलब विस्त, बॉस मतलब हो गया व्यास, और श्वास हो गया सतलज। सतलज, बारी द्वाब और विस्त द्वाब। विस्त द्वाब आपको बता दिया, यानी बारी यानी व्यास और रावी, और विस्त जो है व्यास और सतलज के नदियों से मिलकर बना है। अब देखिए गंगा का मैदान, गंगा का मैदान जो है इसका निर्माण जो है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा गंगा नदियों का निर्माण हुआ है। इसमें जो है पूर्व से पश्चिम, देखिए गंगा की नदियों में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है, क्योंकि वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए मेघालय क्षेत्र से आता है। जब जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसकी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। हम जब मानसून चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ याद रखिए कि जब गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। देखिए गंगा के मैदान में अधिकतर जो है गोखूर झील पाया जाता है। गोखूर झील वो होता है जब नदियाँ यानी पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है तो बहुत स्पीड में होता है। जब यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसके ढाल जो है धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण वह विसर्प का रूप लेने लगता है। जब यह विसर्प का ये जो रूप लेता है, यह विसर्प का रूप, जब यह नदी अधिक दिन तक चलता है तो ये विसर्प का रूप काट के ये नदियाँ इधर से चलने लगते हैं, और ये पूरा कट जाता है इस तरह करके, ये इधर कट जाता है और नदियाँ जो है इधर से ही बहने लगता है। फिर नदियाँ जो इधर से आकर के इधर से ही बहने लगते हैं, ये पूरा कट जाता है। ये जो कट जाता है इसका जो निर्माण होता है, इसके एक प्रकार का झील होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम सब, गोखूर झील। सबसे ज़्यादा गोखूर झील गंगा के मध्य के क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए तीसरे पहला स्थान में ये 4 भागों, पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा जो है राजस्थान का मैदान। अब देखिए इस राजस्थान का मैदान और जो केंद्रीय उच्च भूमि यानी भारत का जो इधर केंद्रीय उच्च भूमि है, इनको जो अलग करने वाला कौन सा पहाड़ी है, अरावली पर्वत। यहाँ जो राजस्थान के मैदान में जो है बहुत कम वर्षा है, लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब देखिए राजस्थान में जो बांगर बता दिए, बांगर प्रदेश, बांगर की उर्वर भूमि, बांगर तो वैसे भी उर्वर नहीं होते, लेकिन राजस्थान में जो बांगर उर्वर भूमि है उसको क्या बोलते हैं हम, रोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोही। देखिए राजस्थान में जो है वो कम वर्षा होने के कारण यहाँ पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण यहाँ कृषि के लिए पानी की ज़रूरत जो है इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो है या इस मैदान की ज़रूरत पूरा हो जाता है पानी का। और गंगा के यानी राजस्थान के मैदान में जो है एक लूनी नदी बहता है, जो कि उस मैदान यानी राजस्थान मैदान की प्रमुख नदी कौन सा है, लूनी नदी। इस मैदान की प्रमुख नदी लूनी नदी है, लेकिन अधिकतर जो सिंचाई का काम किया जाता तो इंदिरा गांधी नहर से किया है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। अब देखिए राजस्थान के मैदान में जो है एक झील पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजस्थान के मैदान में एक झील पाया जाता है, जो कि वह जो है सांभर झील है। भारत की जो है अंत्यस्थली यानी सबसे अधिक खारा, देखिए सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील, लेकिन सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है। कौन सा, सांभर झील। देखिए सांभर झील जो है जो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, और हम बोले सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील एक लैगून झील है।
लैगून झील उसको बोला जाता है, भारत का जो ये क्षेत्र है समुद्र के द्वारा जो निर्मित होता है वो लैगून झील होता है। समुद्र के तट पर जो होता है, समुद्र का ही जल उसमें भरा रहता है, तो वह कौन सा होता है? लैगून झील। यानी चिल्का झील जो है एक लैगून झील है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा अंत्यस्थली खारे पानी की झील, अंत्यस्थली मतलब होता है कि यानी अंदर की ओर, यानी सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील। यानी सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारे का झील, सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर। लेकिन भारत की सबसे बड़ी अंत्यस्थली खारे पानी की झील, अब देखिए भारत की सबसे बड़ी अंत्यस्थली खारे पानी का झील कौन सा हो गया? अंत्यस्थली मतलब अंदर की ओर। लेकिन अगर पूछ जाए सब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में हो जाएगा। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको राजस्थान के मैदान के बारे में आपको पता हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक बचा है यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी चौथा नंबर कौन सा है? पुत्र का मैदान। इसका जो है सबसे ज़्यादा भाग जो है असम में है, असम में पड़ता है। यह मैदान जो है यानी पूर्वी भारत, यानी भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है इधर इसी क्षेत्र में पड़ता है, या फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप पूछेगा क्या किस नदी द्वारा निर्माण हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य में है, यानी असम क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ धान और पटसन का बहुत ज़्यादा उपज होती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। अब हम आगे जो है भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।